Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. As you all know that we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, second chapter that is Sources of Corporate Finance, and third chapter that is Issue of Shares. Alright, so we have completed 3 chapters and now we have started with the fourth chapter, that is Issue of Debentures. In that also we have completed introduction part, okay, in our part 1 video, and then provision of Companies Act 2013 in part 2. Alright, and now in this video we are going to learn about provision as per Companies Rules 2014. So as you all know that when you talk about debenture, so at the time of issue of debentures, company has to fulfill certain rules and regulations, certain provisions which is mentioned under the Companies Act 2013, then Companies Rule 2014, SEBI guidelines and RBI guidelines. Okay, so पहला हमारा जो हुआ है that is provision as per the Companies Act 2013. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोविजंस एज पर कंपनीज रूल 2014. उसके अंदर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के लिए जो चीज़ें लिखी हुई है रूल 18 में, ओके, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. सो बेसिकली ये आंसर के लिए आपको ध्यान में रखना है दैट ये जो एक्ट है, जो रूल्स है, ये किसके लिए है? ये उस कंपनी के लिए है जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है. ओके, दैट मीन्स इफ़ अ कंपनी इज़ गोइंग टू इशू अ डिबेंचर, सो कंपनी को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कंपनीज रूल 2014 में है वो फॉलो करना पड़ेगा. बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, व्हेन कंपनी इज़ गोइंग टू इशू अ सिक्योर डिबेंचर्स. ओके, अभी सिक्योर डिबेंचर क्या होता है? सिक्योर डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच आर सिक्योर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, अगेंस्ट द असेट्स ऑफ द कंपनी. दैट मीन्स अगर कंपनी ने आपसे पैसा लिया है, ओके, यू आर द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, और कंपनी ने आपने कंपनी को एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ दिया है, एंड इफ़ कंपनी फेल टू रीपे द अमाउंट, वो पैसा कंपनी ने आपको रीपे करने से रीपे नहीं कर पाई, तो वो केस में क्या होगा? जो भी कंपनी का असेट्स होगा वो आप सेल करोगे असेट्स को, एंड सेल करने के बाद में आपका जो पैसा होगा आप रिकवर कर लोगे. दैट मीन्स कंपनी अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो भी हो रहा हो, आपको आपका पैसा रीपे हो जाएगा. मतलब जितना भी आपने इन्वेस्ट किया था वो सारा पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा. ओके, उस डिबेंचर को बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर. ओके, सो अभी हम लोग देखने वाले इफ़ अ कंपनी इशू सिक्योर डिबेंचर्स, कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स है. दैट इज सी है क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर तो आपको एक कोड मिल जाएगा, दैट इज C2 टाइम है ANT. ओके, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो. सबसे पहला है C, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. दैट मीन्स इफ अ कंपनी इज इशूइंग द डिबेंचर, देन कंपनी हैज़ टू ओपन वन सेपरेट अकाउंट कॉल्ड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं DRR. ओके, उसके अंदर कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. जो भी प्रॉफिट आएगा कंपनी को, वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है कंपनी को यहाँ पे डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा. ये DRR होता है. और जब कंपनी रीपे करेगा अमाउंट, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ मनी, कंपनी इस अकाउंट का, DRR अकाउंट का यूज़ करके उसके डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट रीपे करेगा. ऑलराइट, इसके बाद में आता है क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स. ओके, तो ये फर्स्ट सी हो गया. सेकेंड सी है हमारा क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स. दैट मीन्स if a company is going to issue a debentures, secure debentures, I'm talking about secure debentures, so उनका चार्ज होता है assets के ऊपर. जो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स होंगे उनका चार्ज होगा assets के ऊपर. ओके, तो कौन सा asset होगा वो कंपनी को पहले ही बताना पड़ेगा कि ये asset है हमारा, इसके ऊपर डिबेंचर होल्डर्स का चार्ज होगा. दैट मीन्स if we fail to repay the amount to the debenture holders, those debenture holders can sell the assets जिसके ऊपर उनका चार्ज था, और उनका पैसा they can recover. ओके, दे कैन रिकवर देयर मनी. थर्ड है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज. सो दैट मीन्स इफ़ अ कंपनी इज गोइंग टू इशू अ डिबेंचर टू मोर देन 500 पीपल, अगर 500 से ज़्यादा लोगों को, 500 या 500 से ज़्यादा लोगों को कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, सो इन सच केस कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज, 1 or 2 और मोर डिबेंचर ट्रस्टीज. ऑलराइट, नाउ पॉइंट नंबर 4 है हमारा टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स. ओके,
टेन्योर मतलब उसका पीरियड कितना होगा, 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने साल के लिए कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, ये कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आपके कंपनीज रूल 2014 में लिखे हुए हैं, विच कंपनी हैज़ टू फॉलो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। ओके, तो अब इसको वन बाय वन हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैंने पॉइंटर जो है वो कैट करके लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पहले टी लिख दिया। तो आप जब भी नोट्स प्रिपेयर करोगे तो पहले आप C2 लिखना, उसके बाद में ANT, सो दैट आपको याद रहे सारी चीज़ें। ओके, तो टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स में होता है ऑल सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। दैट मीन्स इफ़ कंपनी इज गोइंग टू इशू अ डिबेंचर्स टुडे, तो आज से लेकर 10 साल तक के कंपनी 10 साल तक, यानी इतना 10 साल के ऊपर नहीं जा सकती है। विद इन 10 years कंपनी हैज़ टू रिडीम द डिबेंचर। ओके, मतलब रिडीम का मतलब होता है कंपनी शुड रीपे द अमाउंट टू द डिबेंचर्स। ओके, विद इन 10 years। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली सर्टन कंपनीज लाइक कंपनीज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कोई कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, और कंपनीज परमिटेड बाई MCA, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने किसी कंपनी को अगर परमिशन दिया होगा वो कंपनी, ओके, MCA ने परमिशन दिया होगा वो कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कंपनी जिसमें एंगेज है वो कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर होगी, या फिर RBI, और RBI कैन इशू डिबेंचर्स बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 10 years, मतलब 10 साल से ज़्यादा के लिए, बट नॉट एक्सीडिंग 30 years। ओके, तो भी यहाँ पे सिंपल सा है, कोई भी कंपनी अगर सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही है, सो विद इन 10 years कंपनी हैज़ टू रिडीम द डिबेंचर। दैट मीन्स कंपनी हैज़ टू रीपे द अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर। पहला कंडीशन ये था। बट कुछ कंपनीज है लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनी जो होगी, या फिर ऐसी कंपनी जिसको MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने परमिशन दिया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, या फिर RBI कंपनी, RBI अगर ऐसे कोई डिबेंचर इशू कर रहा है, ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, ओके, ऐसी कंपनी जिसको MCA ने परमिशन दिया हुआ है, या फिर ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, वो कंपनी अगर डिबेंचर इशू करेगी, तो दे कैन रिडीम, दैट मीन्स दे कैन रीपे द अमाउंट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल से ज़्यादा से लेकर 10 साल से लेकर 10 years तक के ये लोग रीपे कर सकते हैं, मतलब थोड़ा लेट पे कर सकते हैं, ऐसा हो गया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। बट स्टिल अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप मेरे को कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। ऑलराइट, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स। कंपनी हैज़ टू क्रिएट, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कंपनी हैज़ टू क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। ओके, मतलब कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करेगी तो कंपनी शुड क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट्स। कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि ये हमारा एसेट है। ओके, अगर हमने आपका पैसा, डिबेंचर होल्डर्स का जो पैसा है वो उनको रीपे नहीं कर पाया हमने, तो ये केस में यू कैन सेल द एसेट्स, ये एसेट सेल करके हम आपको आपका पैसा रीपे कर देंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पे अभी सब्सिडरी कंपनी क्या होती है और होल्डिंग कंपनी क्या होती है। होल्डिंग कंपनी मीन्स व्हाट, जिसने होल्ड किया हुआ है किसी कंपनी को, और जिसको होल्ड किया हुआ है वो होती है सब्सिडरी कंपनी। दैट मीन्स इफ़ वन कंपनी, यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, आपको देख लो। इफ़ वन कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स ऑफ द अनदर कंपनी, मतलब यहाँ पे एग्जांपल लेते, एक ए कंपनी है, ओके, ए कंपनी ने बी कंपनी, अनदर कंपनी मतलब यहाँ पे बोलो बी कंपनी, ओके, बी कंपनी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ए कंपनी ने 50% शेयर परचेज़ किया हुआ है, 50% या उससे ज़्यादा, कौन सी कंपनी का, बी कंपनी का। द सेकेंड कंपनी ने, जो बी कंपनी है, इज़ अ सब्सिडरी कंपनी। ओके, बी कंपनी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। ओके, ऑफ फर्स्ट कंपनी, मतलब फर्स्ट कंपनी बन जाएगी। द फर्स्ट कंपनी इज कॉल्ड एज द होल्डिंग कंपनी, मतलब जिसने परचेज़ कर लिया उसके शेयर्स को वो होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी का किया वो सब्सिडरी कंपनी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। चलो अभी आगे देखते हैं इसके। द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी एडिक्वेट टू कवर द इंटायर वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड एंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन इट। दैट मीन्स जो भी एसेट्स कंपनी दे रही है, जो भी चार्ज पे बोल रही है कि ये एसेट्स पे डिवेंचर होल्डर्स का चार्ज होगा, दैट एसेट शुड बी द वैल्यू ऑफ द एसेट शुड बी दैट मच, सो दैट जो डिवेंचर होल्डर्स का पैसा होगा, ओके, प्रिंसिपल अमाउंट और उनका इंटरेस्ट, वो रिकवर हो सके। मतलब उनका जो पूरा वैल्यू होगा, से एग्जांपल अगर किसी डिबेंचर का वैल्यू है
1,00,000 और कंपनी कोई असेट्स पे चार्ज कर रही है जिस असेट्स का वैल्यू सिर्फ 50,000 रुपये ही है, ओके, तो ये तो असेट्स का जो वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट से कम है, तो रिकवर हो ही नहीं सकता है, राइट। तो इसके लिए एसेट का जो वैल्यू होगा दैट वैल्यू शुड बी मोर देन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द डिबेंचर, ओके। चलो आगे देखते हैं। इफ़ अ गवर्नमेंट कंपनी इशू सिक्योर डिबेंचर्स विच हैज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देन इट नीड नॉट टू क्रिएट एनी चार्ज ऑन इट्स एसेट्स, ओके। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ओके, तो अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही है, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई सा भी हो, अगर सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही है तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि एसेट्स के ऊपर चार्ज रखने का, ओके। दूसरी कंपनी अगर कर रही है तो उनको एसेट बताना पड़ेगा कि हाँ ये एसेट्स अगर आपका पैसा हमने रीपे नहीं किया, इफ़ वी फेल टू रीपे द अमाउंट टू यू, तो इन सच केस वी कैन सेल द एसेट्स एंड वी विल रीपे योर अमाउंट। बट गवर्नमेंट कंपनी होगा तो यहाँ पे एसेट्स के ऊपर चार्ज रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा रूल्स में लिखा हुआ है। विच रूल्स में? कंपनीज रूल 2014 में लिखा हुआ है, ओके। चलो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं अभी। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, ओके। नाउ बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर द कंपनी हैज़ टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टीज, ओके। So before issuing the prospectus to the public or offer letter to the public, the company has to appoint debenture trustees। डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ेगा कंपनी को। अच्छा, अभी डिबेंचर ट्रस्टीज होते कौन है? मैंने आपको पहले भी बताया था। व्हेन यू टॉक अबाउट डिबेंचर, तो डिबेंचर में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। 3 पार्टीज कौन सी होती है? फर्स्ट कंपनी, वो कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स, दोज हु सपोज टू परचेज द डिबेंचर ऑफ द कंपनी, ओके। मतलब एक कंपनी हो गया और एक इन्वेस्टर्स हो गए, 2 लोग हो गए। अच्छा, इन्वेस्टर्स का जो सिक्योर डिबेंचर्स का पैसा होता है वो सिक्योर होता है अगेंस्ट द असेट्स ऑफ द कंपनी। दैट मीन कंपनी इन एनी कंडीशन कंपनी हैज़ टू रीपे द अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर। बट किसी केस में अगर कंपनी ने उसके डिबेंचर होल्डर्स का पैसा रिटर्न नहीं किया तो वो किसके पास जाएगा, ओके। सो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए एक डिबेंचर ट्रस्टीज़ होते हैं जो काम करते हैं किसके लिए? डिबेंचर होल्डर्स के लिए, ओके। मतलब कंपनी ने अगर कुछ भी गलत किया तो डिबेंचर होल्डर्स विल टेक द स्टैंड फॉर डिबेंचर होल्डर्स, ओके। डिबेंचर ट्रस्टीज जो होंगे वो डिबेंचर होल्डर्स के साथ में मिलकर कंपनी के अगेंस्ट में केस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे 3 पार्टी कौन सी होगी? एक तो कंपनी हो गई, सेकेंड हो गया डिबेंचर होल्डर, थर्ड डिबेंचर ट्रस्टीज, ओके। चलो आगे देखते हैं अभी। कंपनी ऑल्सो हैज़ टू एग्जीक्यूट अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड आइदर बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर और विदिन 60 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, ओके। तो किसी भी कंपनी को, एवरी कंपनी हैज़ टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टीज। एक तो है कि बिफोर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर यहाँ पे करना पड़ेगा, या फिर 60 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, मतलब उसको डिबेंचर अलॉट करने से पहले 60 days पहले कंपनी विदिन 60 days, सॉरी, मतलब विदिन 60 days मतलब क्या? कंपनी ने अगर आज डिबेंचर इशू किया है, ओके, अगर आज डिबेंचर इशू किया है, अलॉट किया है, दैट मीन आज से लेकर विदिन 60 days कंपनी हैज़ टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टीज, ओके। ये कंपनीज रूल 2014 में लिखा हुआ है, ओके। चलो आगे देखते हैं अभी। द डीड कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय द कंपनी एंड द ट्रस्टीज एंड क्लियरली स्टेट्स द रोल ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टीज। तो ये जो ट्रस्ट डीड बन रहा है, जो एग्रीमेंट बन रहा है, इसके इट कंटेन्स, व्हाट कंटेन्स? टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके। टर्म्स एंड कंडीशन, ट्रस्टीज़ के रूल्स लिखे होंगे, उनके क्या रोल होगा, वो उनके पास कितना राइट होगा, ये सारी चीज़ें डीड के अंदर लिखा हुआ होगा, ओके। तो ये था आपका अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4, दैट इज क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। दैट मीन्स इफ़ अ कंपनी इज टेकिंग मनी फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स, सो उस पैसे से कंपनी बिजनेस करेगी, तो बिजनेस करके जो भी कंपनी को प्रॉफिट आएगा, जो भी पैसा आएगा, उसका एक हिस्सा जो है एटलीस्ट 25% जो है, ऐसा नहीं है, पहले जितना भी पैसा आएगा कंपनी को, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट कंपनी हैज़ टू डिपॉजिट इन DRR, मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, पहला चीज़। उसके बाद में जब कंपनी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, ओके, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ मनी टू द डिबेंचर होल्डर्स, जितना भी अमाउंट होगा उस अमाउंट का एटलीस्ट 25%, ओके, एटलीस्ट 25% जो होगा कंपनी को DRR अकाउंट यूज़ करके उसमें से डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देना होगा। ये लिखा है कंपनीज रूल 2014 में, ओके। इसको अभी और अच्छे से हम लोग देखते हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं अभी। कंपनी हैज़ टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ओके, तो जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कंपनी को DRR अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा, सबसे पहली बात। ओके, कंपनी हैज़ टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। मतलब जितना भी पैसा हमको पे करने का बाकी होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, उस अमाउंट का एटलीस्ट 25%, कम से कम 25% जो है कंपनी को इस DRR अकाउंट में रखना पड़ेगा और इसी अकाउंट से कंपनी को रीपे करना होगा टू द डिबेंचर होल्डर्स। ओके, कंपनी हैज़ टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल एवरी ईयर। ओके, मतलब ये जो अकाउंट में कंपनी को 30th अप्रैल से पहले एवरी ईयर बिफोर 30th अप्रैल कंपनी हैज़ टू इन्वेस्ट सम मनी इन DRR, a sum not less than 15% of the amount of its debenture maturing during the year ending on 31st March of the next year। That means यहाँ पे देखो 15% of the amount of its debenture maturing during the year, मतलब जितना भी मैच्योर होने वाला है, अभी जितना भी अमाउंट मेरे को पे करने का बाकी है, ये साल जितने लोगों को मैं पैसा देने वाला हूँ, उस अमाउंट का एटलीस्ट 15% जो है मेरे को एवरी ईयर हर साल 30th अप्रैल के पहले DRR में जाके डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके, तो ये था आपका DRR क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ओके, तो ये था आपका कंपनीज रूल 2014 के बारे में हमने पढ़ा। 4 पॉइंट्स हमने देखा एंड ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल है बट बहुत ईजी है। आप इसको एक बार समझ लोगे तो आपको रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। और आपको कुछ भी नहीं समझा होगा या कुछ भी आपको डाउट होगा, यू कैन कमेंट or you can ask me again. I will explain it to you again, don't worry about it. Alright students, so prepare your notes now. Till then, thank you very much.